So the first thing is that why we are using interfacing, मतलब exactly interfacing का use क्या होता है, हम interfacing को क्यों use करते हैं. So why we are using interfacing? So see the point, what we can say, supposed to be there is a CPU, that is a central processing unit, and there is a IO devices. Now what we want, so if IO devices want to communicate with CPU, IO devices को क्या करना है, CPU से communication करना है. So for that communication we need to design some software instructions. जब भी IO device को CPU से communicate करना है तो कुछ software instructions आपको design करने पड़ेंगे, as well as you need to design hardware circuit to enable the communication between the IO devices and the CPU. So what we can say, so the combination of that software instruction plus the hardware circuit, so that is called interfacing. Okay, so इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेसिंग कहते हैं. अब इंटरफेसिंग के लिए जो हम हार्डवेयर सर्किट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिंग सर्किट. ओके, सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जब भी आपको क्या करना है, वी वांट टू राइटिंग सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस and design hardware to enable the central processing unit to communicate with the peripheral device. देखिए peripheral device कहें या IO devices कहें, the meaning is same. Okay, so इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेसिंग. तो सिंपली CPU को IO devices से कम्युनिकेट करना है, सो कम्युनिकेशन के लिए इन दोनों के बीच में कोई हार्डवेयर सर्किटरी की जरूरत होगी. सो दैट हार्डवेयर सर्किट इज कॉल्ड इंटरफेसिंग सर्किट. ओके, और उसी के साथ में हम जो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, उन दोनों को अगर हम मिला लें तो हम उसे क्या कहते हैं, इंटरफेसिंग कहते हैं. Now what is the need of interfacing, क्यों इंटरफेसिंग की जरूरत है. सो सी द पॉइंट, why we are using interfacing, इंटरफेसिंग की रिक्वायरमेंट हमें क्या है. So you can see that we can say that the most of the peripheral devices, मतलब जितनी भी आपको IO devices होती हैं, तो बहुत सारी IO devices electromagnetic devices होती हैं. ठीक है, so electromagnetic devices को CPU से communicate करवाना है. So for that what we want, so we can say that कि electromagnetic devices का जो operation होता है वो different होता है as compared to the operation of CPU. तो CPU के operation से उनका operation क्या होता है, different होता है. तो इन दैट कंडीशन अब डिफरेंट ऑपरेशन है, सो वी नीड इंटरफेसिंग. तो हमें दोनों के बीच में कोई कॉमन ऐसा हार्डवेयर पुट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स लिखने होंगे ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए. सो अब आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विद द CPU. तो इनका जो ऑपरेशन का मैनर होता है वो अलग होता है, CPU का ऑपरेशन करने का तरीका अलग होता है. ठीक है, सो फॉर दैट वी नीड इंटरफेसिंग, इसलिए हमें इंटरफेसिंग की जरूरत होती है. सेकेंड रीजन है डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ पेरिफेरल्स. जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस या IO डिवाइसेस होती हैं, उनका जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो स्लो होता है एज कंप्यूटर द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ CPU. तो CPU और पेरिफेरल डिवाइसेस के डेटा ट्रांसफर रेट में क्या है, डिफरेंस है. सो टू ओवरकम दिस, मतलब दोनों की स्पीड मिसमैच ना हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इंटरफेसिंग चाहिए जो उनकी स्पीड को मिसमैच ना होने दे. और जो आपके रिजल्ट्स हैं, the next point, that is the third point, the operation of peripheral must be synchronized with the operation of CPU and memory unit. तो आपके IO devices के जो भी operations हैं वो peripheral devices, आपकी जो IO devices या peripheral devices की बात करें तो इनके जितने भी operations होते हैं ये operations CPU के operation के साथ synchronize होने चाहिए as well as memory unit के साथ synchronize होने चाहिए. Because if you want to write something, तो हम instruction IO devices क्या कर रहा है, IO के थ्रू आपको इनपुट आउटपुट के थ्रू, सपोज इनपुट से आपने कुछ डेटा लिया जिसको आपको मेमोरी में स्टोर करना था, या आपको मेमोरी से कुछ डेटा आउटपुट डिवाइसेस में स्टोर करना है. सो फॉर दैट देयर मस्ट बी अ सिंक्रोनाइजेशन, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, अनदर थिंग इज दैट जो पेरिफेरल डिवाइसेस का डेटा फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द वर्ड फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल प्रोसेस. तो जो भी आपका प्रोसेसर होता है उसका डेटा फॉर्मेट अलग है, IO डिवाइसेस का डेटा फॉर्मेट अलग है. तो अब उन दोनों डेटा फॉर्मेट को मैच करवाने के लिए हमें इंटरफेसिंग की जरूरत है. The last point about this is the operation of each peripheral must be controlled as not to be disturb the operation of controlled computer and other peripheral connected to the system. तो हर पेरिफेरल डिवाइस कुछ इस तरीके से ऑपरेशन करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मान लो मोर देन वन पेरिफेरल डिवाइस से कोई भी डेटा राइटिंग या कोई एक रिक्वेस्ट आती है. ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर का या CPU की बात करें उसके जो ऑपरेशंस है वो ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. सो वी नीड टू इंश्योर अबाउट दैट, हमें उस चीज की इंश्योरिटी रखनी होगी. फॉर दैट वी नीड इंटरफेस, उसलिए भी हमें इंटरफेस की जरूरत है. नाउ यू कैन सी हियर
we can say that it is used to communication between the CPU and IO devices, जो mainly हम कहते हैं कि interfacing की ज़रूरत ही क्या थी. So interfacing की ज़रूरत है, it is used to communication, it is used to provide communication between CPU and IO devices. Okay, now the combination of IO input output devices की combination को generally हम IO devices से represent करते हैं. So if I am writing here IO device, that means there is a input devices as well as there are output devices. Okay, now we can say that some auxiliary memories are also known as IO devices, like that कि कुछ extra memory, आप जैसे पेन ड्राइव की बात करें या कुछ extra memories है जो आपने कनेक्ट किए तो उनको भी हम IO devices की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, CPU use operating system to communicate with the IO devices. Whenever central processing unit want to communicate with the IO devices, it require operating system. Without operating system communication typical होगा, interfacing नहीं हो पाएगी. Now CPU is a fast device, IO devices are slow device, so eliminate the speed mismatch between them, interfacing is needed. So simply हमने जो point अभी देखा कि दो devices के बीच में अगर आपको communication करवाना है तो interfacing की जरूरत क्यों है, क्योंकि उन दोनों के बीच में speed mismatch ना हो. ठीक है, so interfacing is the process. In other words, we can say that interfacing is the process of designing the hardware circuitry and writing the program enable the processor to communicate with the IO. Okay, तो जब भी interfacing की बात करें तो आपसे अगर बोला जाता है कि what is interfacing, it is software or hardware, so you should say that it is a combination of software and hardware. आपको programs भी चाहिए और आपको hardware भी चाहिए. Got my point? So we can say that जो आपकी IO devices होती हैं उनको हम peripherals भी कहते हैं. Now basically there are two methods for connecting IO devices to the CPU. मतलब जो interfacing के तरीके हैं, दो तरीके होते हैं यहाँ पे interfacing का. एक होता है IO mapped IO, ओके, मतलब इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट, और सेकंड होता है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट. सो दे आर द बेसिक, वी कैन से दैट टू वेज टू परफॉर्म कम्युनिकेशन बिटवीन दिस. ओके, नाउ सी सबसे फर्स्ट अगर हम देखें IO मैप्ड IO क्या है. सो IO मैप्ड IO के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. इट यूजेस इन एड्रेस, इन एड्रेस मतलब इनकमिंग एड्रेस. इन एड्रेस IO मैप्ड IO में क्या होता है, एक इन एड्रेस होता है IO mapped IO की अगर हम बात करें, that isn't just interfacing, okay, and there is one out address, there is one out address. Okay, so in address and out address instructions are there. IO RD4 IO read, input output read, and IO WR, that means input output writing. Okay, so there are two control signals. अगर हम IO read परफॉर्म करते हैं, IO RD सिग्नल को जनरेट करते हैं, मतलब इंटरफेसिंग जो है वो क्या करवाएगा, रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा. और IO राइटिंग, दैट मीन्स IO वांट टू परफॉर्म राइटिंग ऑपरेशन. सो देयर आर टू कंट्रोल सिग्नल्स. ओके, अगर हम बात करें कि एड्रेस की साइज n बिट है, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट डिवाइस दैट टू बी एड्रेस्ड इज, अगर आपको कहा है कि IO जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए n बिट आपने ली हुई है, सो इसका मतलब है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट is addressed is 2 raised to n, and the maximum number of output devices that is addressed is also 2 raised to n. So 2 raised to n input devices को आप address कर सकते हैं as well as 2 raised to n output devices को आप address कर सकते हैं. Okay, now we can say that one address is allocated to one input device and one output device. हर input output devices को हम क्या करते हैं, एक address allot करते हैं. ठीक है, सो अगर आपसे टोटल पूछा जाता है कि व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ, इफ द साइज ऑफ एड्रेस इज n बिट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ IO डिवाइसेस, सो यू शुड से दैट इट इज 2 raised to n plus 1. ओके, क्योंकि 2 raised to n तो इनपुट एड्रेसेस हैं और 2 raised to n आपके पास क्या है, आउटपुट एड्रेसेस हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 raised to n plus 1. गॉट माई पॉइंट. नाउ वी कैन से दैट अगर हम इसकी IO मैप्ड IO की मेरिट की बात करें, सो नो वैल्यूएबल मेमोरी स्पेस इज वेस्ट, कोई भी मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं होती है. एंड इट इज यूज्ड टू कनेक्ट लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस. अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस कम है और हमें कनेक्ट करना है तो हम IO मैप्ड IO यूज कर सकते हैं. एट द प्लेस ऑफ दिस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी मैप्ड IO डिवाइस, सो मेमोरी मैप्ड IO डिवाइस में क्या होता है, सो वी कैन से दैट इन दिस वन डिवाइस इज कनेक्टेड फॉर वन मेमोरी एड्रेस. एक मेमोरी एड्रेस के लिए हम एक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं. सो सी द पॉइंट, ऑलवेज मेमोरी एड्रेस साइज इज मोर देन द एड्रेस साइज यूज्ड इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन. तो जो आपका देखिए दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक होता है मेमोरी एड्रेस एंड अनदर वन इज इन एंड आउट एड्रेस. ये जो एड्रेस है दे आर एड्रेस ऑफ IO डिवाइसेस. सो व्हाट वी कैन से
कि मेमोरी मैप्ड आईओ में हमेशा जो मेमोरी एड्रेस होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आईओ एड्रेस. ओके, if port address size is n bit, generally port address size की अगर हम बात करें मतलब that means we are talking about the IO devices. IO devices जिस पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होती है उसके एड्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं. then generally memory address size become 2n. so you should remember that point कि अगर आपके पोर्ट की एड्रेस साइज n bit है तो हम मेमोरी एड्रेस साइज जनरली उसका ट्वाइस लेते हैं. ठीक है, so in this what will happen, one address is allotted only for one device, so the maximum number of IO device that we need to connect is 2 raised to n only. so you should remember that point कि आप कितनी devices connect कर सकते हैं, 2 raised to n devices connect कर सकते हैं. ठीक है, we can say that here merit is it is used to connect more number of IO devices. ज्यादा IO devices को अगर हमें connect करना है तो हम इसको use करते हैं. ठीक है, demerit in this valuable memory space is utilized for connecting IO devices, so it is not possible to write program there. तो हम program लिखने के लिए वो possible नहीं है. Got my point? So it is demerit for this. Thank you. Organization programmed IO. So see the point. First of all अगर हम लोग बात करें कि if we want to transmit some data from the IO devices to the memory or from memory devices to the IO, okay, so for that data transfer हमें जब भी data transfer करना है तो data transfer के different modes होते हैं. The first is programmed input output mode, second is interrupt driven input output mode, and the third one is DMA. DMA stands for direct memory access. okay, so यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो different IO modes हम लोग यूज करते हैं किस तरीके से हमारा डेटा ट्रांसमिट करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज प्रोग्राम्ड आईओ, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट. तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सो व्हाट वी कैन से इफ वी वांट टू ट्रांसमिट डेटा. देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, वी हैव सम आईओ डिवाइसेस. ठीक है, सो आपके पास सिंपली यू जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट कि वी हैव अ आईओ डिवाइस. So IO device आपके पास है, so we have a IO devices. It may possible there exist more than one devices. Okay, there is a memory. What we want, we need to transmit data from IO device to memory. मुझे IO से memory में क्या करना है, data transmit करना है. But we cannot perform that operation directly because we need a processor. So what we can say, it is a processor controlled IO. Processor controlled IO हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे what will be the task, that task should be done in the presence of processor, or we can say that that should be done in the presence of CPU. तो CPU के presence में वो सारे काम आपके क्या होने चाहिए, done होने चाहिए. अब whenever IO device want to communicate with memory, जब भी IO devices को memory से communication करना है तो सबसे पहले IO devices क्या करती है, it sends a request to the CPU. So the first task, you should remember that point, it send a request to the CPU. रिक्वेस्ट क्या सेंड करता है कि आई वॉन्ट टू ट्रांसमिट डेटा टू मेमोरी, या आई वॉन्ट सम डेटा फ्रॉम मेमोरी. ओके, तो दो चीजें हो सकती है, या तो आईओ डिवाइसेस को कुछ डेटा मेमोरी को ट्रांसमिट करना है या मेमोरी से कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है. अब जैसे ही सीपीयू को रिक्वेस्ट ये सेंड करता है, आफ्टर सेंडिंग रिक्वेस्ट सीपीयू क्या करता है, द सेकेंड टास्क, आइदर इट ग्रांट द परमिशन, या तो वो उस परमिशन को ग्रांट कर देगा, या फिर इट मे पॉसिबल इट रिजेक्ट द परमिशन, वो परमिशन को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है. सो सीपीयू के पास ऑप्शन है, वो परमिशन ग्रांट भी कर सकता है और परमिशन रिजेक्ट भी कर सकता है. अब परमिशन ग्रांट और रिजेक्ट किसके बेसिस पे होता है, so we can say that it would be done on the basis of the resources required for this data transfer. तो data transfer के लिए जो भी resources की जरूरत होगी उन resources के basis पे वो क्या करता है, या तो permission को grant करता है या permission को reject करता है. Suppose IO devices want to transmit data to the memory, उसने request send किया, लेकिन data transfer करने के लिए जो सबसे main resource है that is called a data bus, वो डेटा बस अभी अवेलेबल नहीं है, डेटा बस कहीं किसी और ऑपरेशन में इंगेज्ड है. सो इन दैट कंडीशन सीपीयू क्या करेगा, आईओ डिवाइसेस के ऑपरेशन को रिजेक्ट कर देगा. गॉट माय पॉइंट. या फिर उसको बोलेगा कि यू नीड टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर सम टाइम यू सेंड अ रिक्वेस्ट लाइक दिस. तो इस तरीके से वो क्या होता है, या तो परमिशन ग्रांट होती है या फिर परमिशन क्या होती है आपकी, रिजेक्ट होती है. गॉट माई पॉइंट. अब सपोज टू बी परमिशन ग्रांट हो जाती है, सो परमिशन ग्रांट होती है तो सीपीयू ने जैसे ही परमिशन ग्रांट किया, सपोज इट ग्रांट द परमिशन, ओके, देन थर्ड आईओ स्टार्ट इट्स डेटा प्रिपरेशन. तो आईओ क्या करता है, उसका डेटा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है. अब
डेटा प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आईओ वांट टू ट्रांसमिट डेटा, पहले उसने रिक्वेस्ट पूछी सीपीयू से कि क्या मैं डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूं, तो सीपीयू ने परमिशन ग्रांट कर दी। अब सीपीयू ने जैसे ही परमिशन ग्रांट की तो अब आईओ डिवाइसेस को क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। सो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए उसे अपना डेटा क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। अब देखिए जैसे ही एक बार सीपीयू डेटा ट्रांसमिट के लिए इसको परमिशन ग्रांट कर देता है, ठीक है, सो वी कैन से दैट नाउ at the time of पॉइंट थ्री मतलब जो सीपीयू कर रहा है, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ पॉइंट थ्री यहां पे जो हमारा सीपीयू होता है दैट इज इन अ सीपीयू इज वेटिंग फॉर आईओ। वो आईओ के लिए वेट कर रहा है कि वो जैसे ही अपना डेटा प्रिपेयर करेगा इसको सेंड करना है। सो सीपीयू इज हियर आइडल, सीपीयू क्या कर रहा है, आपका वेटिंग स्टेट में है। इट इज वेटिंग बिकॉज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफरिंग, सो द नेम सेज दैट इट इज अ प्रोसेसर कंट्रोल आईओ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है, प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा है। तो जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जब तक प्रोसेसर डेटा ट्रांसमिट नहीं कर देता वो कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो जब आईओ डिवाइसेस अपना डेटा प्रिपेयर कर रहा है एट दैट टाइम सीपीयू इज इन वेटिंग स्टेट, ओके। वो वेटिंग स्टेट में जैसे ही आईओ का डेटा प्रिपेयर हो गया, नाउ द नेक्स्ट टास्क ये क्या करेगा, नाउ डेटा ट्रांसफर। सो अब डेटा ट्रांसफर आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। तो डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। नाउ दिस डेटा ट्रांसफर इज डन, ओके, इज डन इन प्रेजेंस ऑफ CPU। in presence of CPU का मतलब क्या है, now here CPU is busy or we can say that here CPU is engaged। CPU यहाँ पे वेटिंग कर रहा था, ultimately it is busy in a data transferring। अब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, CPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो CPU के प्रेजेंस में डेटा ट्रांसफर होता है, मतलब किस टाइम पे किस रिसोर्सेज की जरूरत है उस डेटा ट्रांसफर के लिए, तो वो सारी चीजें कौन देगा, CPU देगा। तो द होल वर्क इज डन इन प्रेजेंस ऑफ CPU। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट इट इज प्रोग्राम्ड IO और अ प्रोसेसर कंट्रोल्ड IO। तो प्रोसेसर कंट्रोल्ड IO हम इसलिए इसे कहते हैं। गॉट माय पॉइंट। सो दैट वुड बी द बेसिक, वी कैन से दैट की जो वर्किंग मॉडल है प्रोग्राम्ड IO का, जो डेटा ट्रांसफर होगा वो किस तरीके से होगा। सो आइदर वी नीड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू IO or IO to the memory, the process is exactly same, okay। So that would be the programmed IO। So here we can say that what is the if we are talking about the advantages and disadvantages, so we can see here it is a simplest way। डेटा ट्रांसफर करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजो, सीपीयू परमिशन ग्रांट करेगा, फिर सीपीयू डेटा ट्रांसफर करवाएगा। ये एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है। बट यहाँ पे हम देखें तो वी कैन से दैट कि लॉट्स ऑफ सीपीयू टाइम इज busy during the data transmission। आईओ ने रिक्वेस्ट भेजा, इसने परमिशन ग्रांट की, परमिशन ग्रांट करने के बाद ये जब तक अपना डेटा प्रिपेयर नहीं करता अननेसेसरी आईओ क्या कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो वो लॉन्गर टाइम तक उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब मेनली हम सीपीयू यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड यूजिंग सीपीयू। सो वी कैन से दैट कि सीपीयू का मेन काम है कंप्यूटेशन, टू परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब सपोज टू बी कोई आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाले प्रोग्राम्स थे, तो ये जो टाइम था जहाँ पे ये अननेसेसरी वेट कर रहा था, एटलीस्ट ये इस टाइम को यूटिलाइज कर सकता था अगर डेटा ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपीयू की है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट वुड बी द लिमिटेशन और अ ड्रॉबैक ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सी हियर इन दिस व्हाट वी कैन से प्रोग्राम्ड IO में हम लोग क्या कह सकते हैं। सो इन दिस वी कैन से द पॉइंट इज दैट इन दिस IO ऑपरेशंस आर रिजल्ट ऑफ IO इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोग्राम। जो भी IO ऑपरेशंस होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, प्रोग्राम में आपने क्या IO इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज अ one instruction required for each data transfer। अगर multiple data transfer है तो multiple instructions लिखे होंगे। So corresponding to every data transfer there should be one instruction। So if we are talking about the disadvantage of this organization, so we can say that CPU stay in the program loop until IO unit is ready। मतलब जब तक IO unit अपना डेटा प्रिपेयर नहीं कर लेता डेटा ट्रांसफर के लिए, CPU वहीं पे आपका क्या कर रहा है, वेटिंग स्टेट में, इट इज इन अ लूप until IO device is ready। Okay, so we can say that it is a time consuming process since it keeps the processor busy needlessly।
मतलब बिना जरूरत के भी उसने प्रोसेसर को क्या करके रखा हुआ है, बिजी करके रखा हुआ है. गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द ड्रॉबैक करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, थैंक यू. Let's start with IO organization, interrupt driven input output. So see here, basically if we are talking about the IO organization, तो IO organization का जो main use करते हैं हम, क्यों use करते हैं? So if we want to transfer data between the IO devices and memory और IO devices के बीच में अगर हमें data transmit करना है, like there is a, we can say that is a memory, and there are some devices that is called IO devices. Okay, so what we want, if we need to transmit data between the IO devices and memory, okay, so we can say that कि इनके बीच में data transfer करने के different modes होते हैं. एक होता है programmed IO, एक होता है interrupt driven IO, एक होता है direct memory access. अगर हम लोग programmed IO की बात करें तो जो programmed IO का way होता है to transmit data from the IO to memory, so we can say that here we are using a CPU because data transfer रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की होती है. सो सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा. ओके, सो व्हाट विल हैपन, किस तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होता है? तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम्ड आईओ, अगर हम प्रोग्राम्ड आईओ से रिलेट करते हैं इंटरप्ट ड्रिवन को, तो हमें यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा कि क्यों इंटरप्ट ड्रिवन आईओ एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन प्रोग्राम्ड आईओ से बेस्ट है. सो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है? सो व्हाट वी कैन से दैट इफ वी हैव अ प्रोग्राम्ड आईओ, सो आईओ डिवाइसेस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सीपीयू. आईओ क्या करता है? फर्स्ट सबसे पहला टास्क क्या करता है? इट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सीपीयू. सीपीयू आइदर ग्रांट और रिजेक्ट इट्स रिक्वेस्ट, या तो उसकी परमिशन को वो ग्रांट करेगा या फिर उसकी परमिशन को वो रिजेक्ट करेगा. आफ्टर डूइंग दिस, अगर परमिशन ग्रांट होती है, ठीक है, सो आईओ डिवाइसेस क्या करती है? आईओ डिवाइस स्टार्ट इट्स डेटा प्रिपरेशन, ये इसका डेटा प्रिपेयर करना स्टार्ट करती है. सो द थर्ड टास्क इज डेटा प्रिपरेशन. ओके, मीनवाइल जब आईओ डिवाइसेस डेटा प्रिपेयर करता है, सो सीपीयू इज इन वेटिंग स्टेट. सीपीयू क्या करता है? आपका वेटिंग स्टेट में होता है, ठीक है. सो इट इज वेटिंग फॉर आईओ डिवाइसेस कि जैसे ही आईओ अपना डेटा प्रिपेयर कर लेगा, वो उस डेटा को क्या करवा देगा? ट्रांसमिट करवा देगा. जैसे ही डेटा प्रिपेयर हो जाता है, सो नाउ डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट. सो अब डेटा ट्रांसमिशन आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. सो दैट इज अ डेटा ट्रांसफर. And who is responsible for this data transfer? So we can say that data transfer is done in presence of CPU. So CPU के presence में data transfer होता है. So it would be done in presence of CPU. So you should remember that point कि जब भी data transmission का काम करते हैं तो हम किसके उस पे करते हैं? सीपीयू के. तो सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस. तो सीपीयू आपका यहाँ पे क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है. गॉट माई पॉइंट? सो नाउ यू कैन सी अनदर पॉइंट. द पॉइंट इज दैट कि इंटरप्ट ड्रिवन में हमने क्या चेंजेस किया. तो यहाँ पे जो मेन हम बोले कि जो डिसएडवांटेज है प्रोग्राम्ड आईओ का, द डिसएडवांटेज इज दैट कि अननेसेसरी जब आईओ डिवाइसेस उसका डेटा प्रिपेयर कर रहा है, एट दैट टाइम भी हमने सीपीयू को कौन सी स्टेट में डाल रखा है? वेटिंग स्टेट में डाल रखा है. मतलब एट द पॉइंट 3 जब आईओ डिवाइसेस डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं तो अननेसेसरी सीपीयू इज इन वेटिंग स्टेट. सो क्या हो रहा है कि हम उस पर्टिकुलर टाइम को सीपीयू क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है. CPU can utilize that particular time. CPU उस particular time को utilize कर सकता है. So we can say that would be the main problem with programmed IO. ये main problem है आपके programmed IO के साथ. How to overcome this problem? So at the place of that we can use interrupt driven input output. तो हम interrupt driven input output यहाँ पे use कर सकते हैं. So we can say that the disadvantage of programmed IO can be avoided by using interrupt facility. अब हमने क्या कहा कि जो प्रोग्राम्ड आईओ का डिसएडवांटेज था, उस डिसएडवांटेज को हम अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे इंटरप्ट फैसिलिटी. हमने एक इंटरप्ट फैसिलिटी दी, ठीक है, एंड अ स्पेशल कमांड टू inform the interface to issue an interrupt request signal when the data is available from the device. So see the point here, what we are doing, so simply just see the CPU is there, memory is there, and similarly IO devices are there. IO devices are also there. Now what we can say, IO sends an interrupt to the CPU. तो सबसे पहले IO क्या करता है?
रिक्वेस्ट सेंड करता है. द फर्स्ट इज इट इज सेंड्स एन रिक्वेस्ट कि आईओ डिवाइस हैज अ डेटा एंड इट वांट टू प्रिपेयर दैट डेटा टू मेमोरी. तो इसने रिक्वेस्ट सेंड की. करस्पॉन्डिंग टू दिस रिक्वेस्ट, सेकंड पॉइंट वी कैन से दैट either CPU grant the permission और reject the permission. तो या तो वो रिक्वेस्ट को ग्रांट करेगा या रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देगा. ठीक है. आफ्टर डूइंग दिस, जैसे अगर परमिशन ग्रांट हो जाती है, रिजेक्ट हो गई तो दैट्स इट, वहीं पे कम्युनिकेशन टर्मिनेट हो जाएगा. बट अगर परमिशन ग्रांट हुई तो थर्ड क्या करेगा, आईओ डिवाइस इट्स स्टार्ट इट्स डेटा प्रिपरेशन. स्टार्ट इट्स डेटा प्रिपरेशन. तो आईओ ने अपना डेटा प्रिपरेशन चालू किया, शुरू किया. ठीक है. जैसे ही आईओ अपना डेटा प्रिपेयर कर लेता है, वो उसका डेटा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है. बट मीनवाइल व्हाट विल हैपन, तो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या हो रहा था, जब ये डेटा प्रिपरेशन कर रहा था तो सीपीयू यहाँ पे क्या था, वेटिंग स्टेट में था. बट हियर व्हाट वी आर डूइंग इन दैट टाइम, सो एट द टाइम 3, जब 3 टाइम पे ये इसका डेटा प्रिपेयर कर रहा है, एट दैट टाइम 3 सीपीयू can execute other program. ओके. तो सीपीयू यहाँ पे क्या कर सकता है, कोई और प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन कर सकता है. जैसे ही आईओ डिवाइस का डेटा प्रिपेयर हो जाता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग डेटा, सपोज वी कैन से दैट एट टाइम 4, आफ्टर प्रिपेयरिंग डेटा, IO sends an interrupt to the CPU. IO sends an interrupt. ओके. तो अब IO डिवाइस क्या करता है, एक इंटरप्ट सेंड करता है CPU को कि माय डेटा इज प्रिपेयर्ड. गॉट माय पॉइंट. तो CPU जो भी इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा था, ठीक है, सपोज इट कंसिस्ट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो सपोज I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, इन बिटवीन ऑफ देम आईओ डिवाइस ने क्या किया, एट टाइम 4 वी कैन से दैट इसने एक इंटरप्ट सेंड किया सीपीयू को थ्रू द इंटरफेस. इंटरप्ट जो भी सेंड होगा वो किसके थ्रू होगा, इट थ्रू द इंटरफेस. तो इंटरफेस के थ्रू उसने इंटरप्ट सेंड किया. सीपीयू ने अपना इंस्ट्रक्शन I2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की बजाय अब उसने क्या किया, आईओ डिवाइस का डेटा प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दिया. सो फिफ्थ पॉइंट, नाउ डेटा ट्रांसफर. And who is responsible for this data transfer? So we can say that the CPU only is responsible for this data transmission. So data transmission is a responsibility of CPU. So we can say that here CPU is responsible for this data transfer. So we can say that that would be the exactly process in case of interrupt driven IO. तो देखिए, अगर कंक्लूडिंग वे में मैं आपको पॉइंट बताऊं तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि जो टाइम प्रोग्राम्ड IO में वेटिंग में वेस्ट हो रहा था, CPU ने यहाँ पे उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में. गॉट माय पॉइंट. अब जैसे ही IO डिवाइसेस का डेटा प्रिपेयर हो जाएगा तो वो क्या करे, तो उसने एक इंटरप्ट सेंड किया. नाउ इट सेंड्स एन इंटरप्ट टू द सीपीयू कि माय डेटा इज प्रिपेयर्ड, नाउ आई वांट टू ट्रांसमिट डेटा. मेरा डेटा प्रिपेयर हो चुका है. सो सीपीयू ट्रीट दैट पर्टिकुलर जो ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है आईओ कि आई वांट माय डेटा इज प्रिपेयर्ड, उसको एज ए इंटरप्ट ट्रीट करता है. जो भी उसका करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसको एक स्टेक मेमोरी एरिया में होल्ड करवाता है और क्या करता है, पहले इंटरप्ट हैंडल करता है. फिर इंटरप्ट कंप्लीट हो जाता है तो वापस वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देता है. तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमने सीपीयू का जो वेटिंग टाइम था वो यूटिलाइज करवा लिया. सो दैट वुड बी द बेनिफिट ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन आईओ ऑर्गेनाइजेशन. गॉट माय पॉइंट. अनदर थिंग इज दैट कि हम यहाँ पे अगर बात करें कि जो आपका डेटा ट्रांसफर है उसके लिए अभी भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीपीयू. सो स्टिल वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं अगर हम इसमें कुछ बेटर कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि अगर डेटा ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीपीयू को फ्री करवा दें, सो दैट वुड बी द बेटर थिंग. अनदर थिंग इज दैट कि देयर आर मे बी पॉसिबल देयर आर सो मेनी आईओ डिवाइसेस, क्योंकि आईओ डिवाइस एक तो होता नहीं है, मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है. अब सपोज टू बी मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वांट टू सेंड अ डेटा, और अगर सभी ने आईओ को क्या किया, रिक्वेस्ट किया, और सारी रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम जाती है, सारे एक साथ अगर इंटरप्ट ऑकर करते हैं तो सीपीयू किसके इंटरप्ट को हैंडल करे. ओके. सो दैट वुड बी द चैलेंज फॉर द सीपीयू कि अब इफ सिंगल डिवाइस सेंड्स एन इंटरप्ट तो सीपीयू क्या करेगा, अपना प्रोग्राम को स्टॉप करेगा, मतलब उसको पॉज करेगा इन बिटवीन, और क्या करेगा, हैंडल करने चले जाएगा किसको, इंटरप्ट को. बट अगर एक इंटरप्ट था तो वो इंटरप्ट हैंडल हो जाएगा, 2 इंटरप्ट हुए, 3 इंटरप्ट हुए, या मल्टीपल नंबर ऑफ इंटरप्ट हुए. सो इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू. तो इस कंडीशन में सीपीयू क्या करेगा,
तो व्हाट वी कैन से, तो सीपीयू को अब कहीं ना कहीं ये भी चेक करना होगा कि किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है, बिकॉज सीपीयू वांट टू हैंडल दैट इंटरप्ट फर्स्टली, तो सीपीयू को उस इंटरप्ट को पहले हैंडल करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? सो हियर वी कैन से दैट अभी तक का हमने जो कंक्लूजन देखा उसके जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स थे, द सिंपली द फर्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोग्राम्ड आईओ कैन बी अवॉइडेड। हम प्रोग्राम्ड आईओ का डिसएडवांटेज अवॉइड कर सकते हैं इंटरप्ट फैसिलिटी देके। इन बिटवीन ऑफ देम सीपीयू कैन प्रोसीड इट्स अनदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और इंटरफेस कीप मॉनिटरिंग द डिवाइस, जो इंटरफेस है वो डिवाइस को मॉनिटर कर रहा है कि उसका डेटा जब प्रिपेयर होगा वो सीपीयू को इंफॉर्मेशन दे देगा। आफ्टर रिसीविंग द रेडी सिग्नल फ्रॉम द डिवाइस, सीपीयू स्टॉप द टास्क दैट इट इज प्रोसेसिंग एंड ब्रांचेस टू सर्व द प्रोग्राम रिक्वेस्ट। तो कहने का मतलब है कि वहां पे फिर वो इंटरप्ट हैंडल करने का काम करता है। नाउ सी हियर हाउ टू रिजॉल्व इंटरप्ट प्रायोरिटी। जैसे कि मैंने कहा कि मोर देन वन इंटरप्ट इट मे पॉसिबल कि एक से ज्यादा इंटरप्ट एट द सेम टाइम आ जाए। सपोज टू बी देयर इज अ सीपीयू, यू कैन सी हियर देयर इज अ IO device 1, IO 1 is there, IO 2 is there, okay, there are n number of IO devices, they all want to send an interrupt, ये सभी इंटरप्ट सेंड करते हैं, तो सीपीयू इनमें से किसके इंटरप्ट को हैंडल करे। सो वी कैन से दैट इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो अब इंटरप्ट में प्रायोरिटी को किस तरीके से हम चेक करें कि किस इंटरप्ट की या किस डिवाइस की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। So we can say that there are two different type of implementation. The first one is a pooling, that is called a software implementation. The another one is a hardware implementation, that is called daisy chaining and priority encoder. Okay? तो हम प्रायोरिटी रिजॉल्व करने के दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो हम सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करें जो हमारी प्रायोरिटी को रिजॉल्व कर दे, दैट इज कॉल्ड पूलिंग। सेकंड, या तो हम ऐसा हार्डवेयर बना दें जिससे ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी रिजॉल्व हो जाए। सो देयर आर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर to resolve priority according to the hardware. The first is daisy chaining and the another one is priority encoder. Now see here, software implementation की अगर हम बात करते हैं, software implementation क्या कहता है? So in software implementation, in polling, what we are saying that जिस डिवाइस की स्पीड हाईएस्ट है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। ओके, सो हाईएस्ट स्पीड डिवाइस gets highest priority. Highest speed device get highest priority. In which what we are doing? So in which polling में हम लोग क्या करते हैं? What we are doing? In which we are maintaining ISR table. So here you can say that ISR table is maintained. ISR table क्या होता है? It is simply interrupt service subroutine. Okay. So you can say that ISR table is prepared at the time of booting process. Okay, so at the time of booting process ISR, booting process क्या होता है? जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बूटिंग आपका ISR टेबल प्रिपेयर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISR? अगर हम ISR का फुल फॉर्म की बात करें, सो द मीनिंग इज इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। ओके, so ISR table is prepared at the time of booting process. It is the responsibility of operating system. It is the responsibility of operating system. So operating system is responsible for preparing ISR table. अब basically क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे होता क्या है? सो जस्ट सी द पॉइंट, जस्ट सी द कॉन्सेप्ट। व्हाट विल हैपन एट द टाइम ऑफ बूटिंग प्रोसेस, जितनी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखता है? जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी IO डिवाइसेस सिस्टम से कनेक्टेड है वो सभी को क्या कर देता है? प्रायोरिटी असाइन कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट द स्पीड गेट्स हाईएस्ट प्रायोरिटी। जिस डिवाइस की स्पीड सबसे ज्यादा है उसको प्रायोरिटी सबसे, मतलब अगर कोई एक इंटरप्ट आता है आपका मेन मेमोरी के थ्रू और एक इंटरप्ट आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू, तो पहले कौन सा इंटरप्ट हैंडल होगा? मेन मेमोरी का। एक इंटरप्ट आता है मेन मेमोरी के थ्रू, एक इंटरप्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू, एक इंटरप्ट आता है पेन ड्राइव के थ्रू। किसका हैंडल होगा? मेन मेमोरी का।
सो अल्टीमेटली अमंग ऑल वी कैन से दैट जिस डिवाइस की स्पीड सबसे ज्यादा है उसको आप क्या करते हैं, प्रायोरिटी, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन करते हैं। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन कैसे होती है? सो एक आईएसआर टेबल मेंटेन होती है। आईएसआर टेबल कब प्रिपेयर होती है? एट द टाइम ऑफ बूटिंग प्रोसेस। सो वी कैन से दैट कि समहाउ कंटेंट ऑफ आईएसआर टेबल इज जस्ट लाइक कि हम कह सकते हैं कि देयर इज डिवाइस, ओके, एंड डिवाइस के करस्पॉन्डिंग उसकी प्रायोरिटी लिखी हुई है like this, okay. So we can say that ki supposed to be there is a hard disk, there is a keyboard, okay, there is a main memory. So हम कह सकते हैं कि मेन मेमोरी की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। सपोज 1 का मतलब है कि इट गेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर 2 और 3 लाइक दिस। तो इस तरीके से हर डिवाइस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है, ठीक है। तो जब भी सीपीयू के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है, सीपीयू क्या करता है, आईएसआर टेबल में देखता है किस डिवाइस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। सो सीपीयू के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आई, उसको कौन सी रिक्वेस्ट को सर्व करना है ये आईएसआर टेबल में देख के वो चेक कर लेता है। आईएसआर टेबल आपकी जो होती है वो एट द टाइम ऑफ बूटिंग प्रोसेस जनरली अपडेट होती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो हम अगर सिस्टम ऑन करने के पहले कनेक्ट करें तो सिस्टम उसको इंटरप्रेट कर लेता है और उसको क्या कर लेता है, वो यूज में ले आता है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो आप सिस्टम ऑन करने के बाद लगाते हैं तो आप उनको ऑपरेट नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने ओल्ड कीबोर्ड माउस देखे हो जो कि आपका पिन के थ्रू कनेक्टेड होते थे, है ना, जो ओल्ड वर्जन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो यूएसबी नाउअडेज क्या हो रहा है, जो कीबोर्ड और माउस है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू द यूएसबी पोर्ट। तो यूएसबी पोर्ट जो होते हैं उनको डायनामिकली प्रायोरिटी असाइन होती है। डायनामिकल प्रायोरिटी असाइन करने का मतलब क्या है कि जो आईएसआर टेबल है वो डायनामिकली अपडेट होती है। तो आफ्टर बूटिंग प्रोसेस जब हम कोई भी डिवाइसेस जो यूएसबी पोर्ट के थ्रू या कुछ स्पेशल पिन्स होती है उनके थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपका सिस्टम उन डिवाइसेस को डिटेक्ट कर लेता है और उनको प्रायोरिटी असाइन कर देता है। उसके बाद आप आपके कीबोर्ड माउस से कुछ भी लिखेंगे तो आपका सिस्टम उसको इंटरप्रेट करेगा, आपका सीपीयू उसको ले लेगा। लेकिन अगर जो ओल्डर डिवाइसेस थी लाइक ओल्ड माउस, ओल्ड सीपीयू जो पिन के थ्रू कनेक्टेड होते थे, अगर आप सिस्टम ऑन करने के बाद उन्हें कनेक्ट करते थे तो सिस्टम उनको एक्सेस नहीं करता था, सीपीयू उनके इंटरप्ट को हैंडल नहीं करता था। आपको सिस्टम शट डाउन करके और फिर ऑन करना पड़ता था, जिससे क्या होता था कि बूटिंग टाइम पे उन रिसोर्सेज को, वो जो हार्डवेयर थे उन हार्डवेयर को बूटिंग के टाइम पे आईएसआर टेबल में क्या किया जाता था, एक प्रायोरिटी असाइन की जाती थी। गॉट माई पॉइंट? सो वी कैन से दैट दैट वुड बी द मेन रीजन बिहाइंड दैट। तो इसके पीछे ये मेन रीजन है। गॉट माई पॉइंट? सो इस तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं। नाउ डेसी चेनिंग। सो डेसी चेनिंग हम कह सकते हैं कि इट इज अ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन टू रिजॉल्व द प्रायोरिटी। सो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, सपोज टू बी देयर इज अ सीपीयू दैट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, and there is a common data bus. So we can say that that is a common bus. With that bus, all the I/O devices are connected with the CPU. तो जितनी भी I/O devices होती है like IO1, IO2, okay, all the I/O devices are connected via common bus like ION, okay. So all N devices are connected via common bus. अब इस बस के थ्रू आपकी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे हम जनरली क्या कहते हैं कि जिस भी डिवाइस की प्रायोरिटी हमें हाईएस्ट रखनी है, सो हम क्या करते हैं उस डिवाइस को नियरेस्ट सीपीयू के लगा देते हैं। सो व्हाट विल बी द डिवाइस दैट इज नियरेस्ट टू द सीपीयू is get highest priority. So we can say that the IO1 has highest priority. इसकी प्रायोरिटी जो होगी वो highest होगी as compared to the ION. So we can say that IO1 has a priority that is the lowest priority like this, okay. So priority resolve कैसे होगा, तो अगर suppose to be in DC chaining CPU again has a table that is called ISR table. तो CPU भी यहाँ पे क्या करता है, एक ISR table maintain करके चलता है, ठीक है। That ISR table has device ID, जो भी डिवाइस है उसका आईडी रहता है यहाँ पे, और आईडी की करस्पॉन्डिंग द प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस, उस डिवाइस की प्रायोरिटी क्या है। सिंपली वी कैन से दैट कि लाइक IO1, सो IO1 की जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, 1 हमने ले लिया, सपोज इट इज हाईएस्ट, एंड सिमिलरली जो लास्ट nth डिवाइस है उसकी प्रायोरिटी सपोज n है, इट इज लोएस्ट प्रायोरिटी। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी आईएसआर टेबल मेंटेन करके चलते हैं। तो डेसी चेनिंग आल्सो कंसिस्ट आईएसआर टेबल। यहाँ पे प्रायोरिटी जो सेट हुई है वो किसके बेसिस पे सेट हुई है, द डिवाइस दैट इज नियरेस्ट टू द सीपीयू गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड द डिवाइस दैट इज द वी कैन से दैट इज फार फ्रॉम सीपीयू गेट लोएस्ट प्रायोरिटी। तो जो सबसे दूर है उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट है।
अब देखिए सपोज टू बी व्हाट विल हैपन, सपोज IO1 एंड IO2 दोनों ने क्या किया, इंटरप्ट सेंड किया. इफ IO1 एंड IO2 सेंड्स एन इंटरप्ट टू द CPU, तो CPU किसका इंटरप्ट हैंडल करेगा, तो बट ऑब्वियस है IO1 का इंटरप्ट हैंडल करेगा. IO1 की डिवाइस की जो प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट है. अब क्या होता है यहाँ पे जो डीसी चेनिंग में IO डिवाइस होती है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो इट्स जस्ट ओपन दैट सर्किट, इस सर्किट को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं. जैसे कि IO1 IO2 दोनों को इंटरप्ट सेंड किया, IO1 की प्रायोरिटी हाईएस्ट थी तो IO1 को CPU हमने अलॉट कर दिया. IO1 को CPU अलॉट किया तो IO1 क्या करता है, इस चैनल को ओपन कर देता है लाइक दिस. सो ओपन होने से क्या होता है कि अब जितनी भी रिमेनिंग 2 से लगा के n तक की डिवाइसेस है, ये सारी डिवाइस क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है. जैसे ही IO अपना डेटा ट्रांसमिट कर लेता है, देन ये अगेन इसको कनेक्ट कर देता है. सपोज टू बी एट अ पर्टिकुलर टाइम IO2 वांट टू सेंड इट्स डेटा एंड IO3 इज देयर एंड सपोज IO3 आल्सो वांट टू ट्रांसमिट इट डेटा. तो IO1 और IO2 और IO3 में प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है, IO2 की. तो CPU किसका इंटरप्ट हैंडल करेगा, IO2 का. सो ये ओपन कर देगा इसको. जैसे ही ये ओपन हुआ, देन सी व्हाट विल हैपन, तो रिमेनिंग जितनी भी डिवाइसेस है, मतलब IO2 का डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, पैकेट सेंड करता है. तो IO3 और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरप्ट होगा लाइक दिस. सो दैट पर्टिकुलर पैकेट कंसिस्ट डिवाइस आईडी एज वेल एज इंटरप्ट. ये CPU के पास गया, CPU ने चेक किया कि यस IO3 और IO2 इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है, IO2 की. तो 3 का पैकेट भी इसके पास जाएगा, 2 का पैकेट भी इसके पास जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी किसको देगा, ये IO2 को देगा. और IO2 अपना डेटा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा. गॉट माई पॉइंट. अब IO3 और रिमेनिंग डिवाइसेस को तो उसने क्या कर दिया, सर्किट को ओपन कर दिया. जैसे ही सर्किट ओपन किया तो रिमेनिंग डिवाइसेस क्या हो गए, डिस्कनेक्ट हो गई. मतलब अब ये जब तक IO2 अपना डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक कोई और डिवाइस CPU से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती. बट द प्रॉब्लम इज वी कैन से दैट कि सपोज टू बी IO2 का कम्युनिकेशन चल रहा था. एट द सेम टाइम इफ IO1 वांट टू कम्युनिकेट, तो क्या IO1 को हम CPU अलॉट करेंगे. सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, अगर किसी भी डिवाइस को CPU अलॉट हो जाता है और अगर IO1 और 2 दोनों एक साथ इंटरप्ट सेंड करते तो IO1 को इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज्यादा थी, IO1 को CPU मिलता. बट अगर CPU IO2 का इंटरप्ट हैंडल कर रहा है और एट दैट टाइम IO1 जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस 1 है वो अपना इंटरप्ट सेंड करता है, तो CPU उस इंटरप्ट को हैंडल नहीं करता. दैट मीन्स अगर एक बार किसी डिवाइस को हमने CPU अलॉट कर दिया, तो जब तक उसका डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम चाहे उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी की डिवाइस बाद में आ जाए, उसको हम CPU अलॉट नहीं करेंगे. सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. सो दैट इज अबाउट द DC चेनिंग. गॉट माई पॉइंट. Now the another one is a priority encoder. Priority encoder is also a, we can say that hardware technique in which what we can say CPU does not know anything about the device who sends an interrupt. CPU को device के बारे में नहीं पता कौन interrupt send कर रहा है. There is just two lines है ना. एक आपके पास यहाँ पे priority encoder. Priority encoder is nothing, it is just like a chip. तो एक आपके पास encoder होता है, that is called priority encoder. That priority encoder consists multiple number of chips, multiple number of pins. There are multiple pins to corresponding to that encoder. We can say that there are 2 pins. That 2 pin is connected to the CPU. ठीक है. एक क्या करता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन होती है और एक इंटरप्ट सर्विंग लाइन होती है. ठीक है. तो CPU यहाँ पे क्या करता है, CPU does not know anything about the device. जितनी भी IO devices होती हैं, we can say that all the IO devices are connected via pin. Priority encoder use the concept of CSR. CSR is a common service subroutine. तो common service subroutine का concept ये use करता है. Common service subroutine में क्या होता है कि जितनी भी IO devices है, suppose there is a IO1, IO2, ये सब अपने interrupt send करते हैं. प्रायोरिटी इनकोडर खुद चेक करता है कि इनमें से किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है. जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, सिर्फ उसी का इंटरप्ट किसके पास जाता है, CPU के पास जाता है. सो ये CPU डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द डिवाइस हु सेंड्स एन इंटरप्ट. जबकि DC चेनिंग में ऐसा नहीं था. DC चेनिंग में CPU प्रायोरिटी रिजॉल्व करता है, CPU चेक करता है ISR टेबल को कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और उसके बाद उसका इंटरप्ट हैंडल करता है. सो CPU knows each and everything about the device, but here CPU does not know anything about the device who sends an interrupt. CPU के पास सिर्फ एक इंटरप्ट आता है, उस इंटरप्ट की करस्पॉन्डिंग परमिशन ग्रांट करनी नहीं करनी है, वो CPU का काम होता है. तो CPU उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को क्या करता है, हैंडल करता है. गॉट माई पॉइंट. सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द प्रायोरिटी इनकोडर.
Now see, basically on the basis of serving request, yeah, on the basis of serving interrupts, we can say that there are two types of interrupt. दो टाइप के इंटरप्ट होते हैं आपके. एक होता है वेक्टर्ड इंटरप्ट, एक होता है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट. सो वेक्टर्ड इंटरप्ट जनरली हम क्या कहते हैं, इफ सीपीयू नोज अबाउट द डिवाइस हु सेंड्स एन इंटरप्ट, मतलब सीपीयू किसका इंटरप्ट हैंडल कर रहा है, इफ सीपीयू नोज अबाउट दैट, देन सच टाइप ऑफ इंटरप्ट इज कॉल्ड वेक्टर्ड इंटरप्ट. सो वी कैन से दैट द वेक्टर्ड इंटरप्ट इज पॉसिबल इन डेसी चेनिंग. सो डेसी चेनिंग में जो इंटरप्ट होता है हम उसको कौन सा इंटरप्ट कहते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट कहते हैं. नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, सो व्हाट वी कैन से दैट कि इफ सीपीयू सेंड्स एन इंटरप्ट, अगर सीपीयू ने क्या किया, एक इंटरप्ट सेंड किया, सीपीयू के पास एक इंटरप्ट आया, बट सीपीयू डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द डिवाइस कि वो किसका इंटरप्ट हैंडल कर रहा है, देन सच टाइप ऑफ इंटरप्ट इज कॉल्ड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट. तो बेसिकली वी कैन से दैट इट इज पॉसिबल अंडर द प्रायोरिटी इनकोडर, क्योंकि प्रायोरिटी इनकोडर खुद रिजॉल्व कर देता है, सीपीयू के पास तो हमेशा एक ही इंटरप्ट जाता है. सो दैट वुड बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर्ड इंटरप्ट एज वेल एज नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट. ओके, now there are certain kind of interrupts like a maskable interrupt and unmaskable interrupt. So we can say that maskable interrupts are those which can be disabled or ignored by microprocessor. So कहने का मतलब है कि suppose आप एक कोई instruction को execute कर रहे हो, in between of them कोई एक interrupt occur हुआ, अब अगर आपका प्रोसेसर चाहे तो उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को डिसेबल कर सकता है, या फिर वो उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को हैंडल ही ना करे, इग्नोर कर दे, देन सच टाइप ऑफ इंटरप्ट इज कॉल्ड मास्केबल इंटरप्ट. ओके, एंड वी कैन से दैट कि जितने भी मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं दे आर हैंडल एट द एंड ऑफ क्लॉक साइकिल. मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन, सपोज इंस्ट्रक्शन I1 इज इन एग्जीक्यूशन, ओके, इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूशन में और एक इंटरप्ट ऑकर होता है, ठीक है. अब सीपीयू क्या कर सकता है, इस इंटरप्ट को सर्व करना है या नहीं करना है, और करना भी है तो वो कब करेगा, जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वो इस इंटरप्ट को हैंडल करेगा. सो इफ सीपीयू वांट टू disable that interrupt, CPU can do this thing. CPU want to ignore that interrupt, CPU can do this thing. But unmaskable interrupts, CPU can't disable or ignore such type of interrupt. It's called unmaskable. जैसे लाइक अगर हम बात करें, आपका सिस्टम चल रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और पावर फेल हो जाता है. सो पावर फेलियर को CPU इग्नोर नहीं कर सकता. इट इज अ काइंड ऑफ इंटरप्ट, क्योंकि आप जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे उसके बीच में लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है. So that such type of interrupt is called unmaskable interrupt. And unmaskable interrupts की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है. ये आपके इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होने का वेट नहीं करेगा. So it does not synchronize with your clock cycle. Okay. So we can say that there are certain difference between the maskable and unmaskable interrupts. So we can say that maskable interrupt is a hardware interrupt that can be disabled, ignored by instruction of CPU. So CPU can ignore this. Non-maskable interrupts is also a hardware interrupt that cannot be disabled or ignored by the CPU. When maskable interrupt occur, it can be handled after executing the current instruction. जैसा कि मैंने कहा, एक इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूशन में, तो उसके एग्जीक्यूट होने के बाद भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं. While non-maskable interrupts occur, the current instruction and status are stored in state for the CPU to handle the interrupt. So उस इंटरप्ट को उसे पहले हैंडल करना पड़ता है. मास्केबल इंटरप्ट्स हेल्प टू हैंडल लोअर प्रायोरिटी टास्क. अगर लोअर प्रायोरिटी टास्क भी है तो हम उनको हैंडल कर सकते हैं. नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स आर हेल्प टू हैंडल ओनली हाई प्रायोरिटी टास्क सच एज वॉच डॉग टाइमर, या फिर हम बात करें पावर फेलियर या टाइम आउट, लाइक दिस. मास्केबल इंटरप्ट्स यूज टू इंटरफेस विद पेरिफेरल डिवाइस. मतलब मास्केबल इंटरप्ट्स हम जनरली क्या करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमें पेरिफेरल डिवाइस, जो आईओ डिवाइसेस होते हैं, उनके साथ हमें अगर कम्युनिकेशन करवाना होता है तो. नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स यूज फॉर इमरजेंसी पर्पस लाइक पावर फेलियर, स्मोक डिटेक्टर, टाइम आउट, लाइक दिस. इन मास्केबल इंटरप्ट्स रिस्पॉन्स टाइम इज हाई. रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा हम उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करते. यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम लो होता है, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है. It may be vectored, non-vectored. Maskable interrupt may be vectored interrupt or may be non-vectored interrupt. Non-maskable interrupt, they all are a vectored interrupt. That means CPU knows about कि क्यों ये interrupt occur हुआ है. Operation can be masked or made pending. Operation cannot be masked or made pending. यहाँ पे हम operations को pending नहीं रख सकते, आपको perform करना ही पड़ेगा. Got my point? There are some maskable interrupts like RST 6.5, 7.5, 5.5.
of 8085 are some common examples of maskable interrupt. Trap of 8085 microprocessor is an example of non-maskable interrupt. Got my point? See here, if we are talking about the synchronous interrupt as well as asynchronous interrupt, what we can say that कि synchronous interrupt क्या होते हैं? So if your interrupt is synchronized with the clock cycle of CPU, कि हम अगर बात करें कि जब CPU की clock cycle complete होगी उसके बाद आपको interrupt को handle करना है, then such type of interrupt is called synchronous interrupt. So they are synchronized with clock cycle of CPU. So we can say that synchronized with clock cycle of CPU. Asynchronous interrupt, so we can say that they are synchronized with, they are not synchronized, they are not synchronized, they are not synchronized with clock cycle of CPU. तो ये CPU की clock cycle के साथ synchronize नहीं होते. Got my point? Thank you. Organization direct memory access. So what we can say that कि direct memory access जो होता है आपका, that is one of the way to transfer data from IO devices to memory, or we can say that if we want to perform data transmission between the IO and memory. Okay, so see here, now IO devices, supposed to be we have an IO devices, and that IO devices want to transmit data to memory. Okay, सो नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, देयर आर थ्री डिफरेंट मोड्स, तीन मोड्स होते हैं. एक होता है आपका प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, एक होता है आपका इंटरप्ट ड्रिवन, एंड एक होता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है, सीपीयू का लॉट्स ऑफ टाइम जो होता है वो जाता है वेटिंग करने में जब आईओ डिवाइसेस उनका डेटा प्रिपेयर करते हैं. इंटरप्ट ड्रिवन में हमने वो टाइम को यूटिलाइज कर लिया, बट स्टिल आईओ डिवाइसेस आर सेंडिंग डेटा टू मेमोरी इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू. तो इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होता है, सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा. तो डेटा ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सीपीयू की होती है. नाउ व्हाट वी वांट टू we can say that we want to eliminate CPU from data transfer responsibility. हम क्या चाहते हैं कि अब CPU data transfer के लिए responsible ना हो, so हम क्या करते हैं यहाँ पे एक DMA controller, that is called a direct memory access. So there is, suppose you can say that there is one controller that is called a DMA controller. तो with the help of that DMA controller हम लोग क्या करते हैं, IO devices मेमोरी के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करवाते हैं. So we can say that कि एक सीपीयू जो डेटा ट्रांसफर करवाता है और एक डीएमए जो डेटा ट्रांसफर करवाता है. सो इन टर्म्स ऑफ स्पीड वी कैन से दैट कि विद द हेल्प ऑफ डीएमए हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर इज पॉसिबल. सो वी कैन से दैट इट इज मेनली यूज्ड टू हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी. तो मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी के बीच में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं. ठीक है, सो सी हियर यू कैन सी दैट अब आईओ डिवाइसेस, अब एग्जैक्टली डीएमए कंट्रोलर वर्क कैसे करता है. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जब भी डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो अब आईओ डिवाइसेस सीपीयू को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता है, ये किनको रिक्वेस्ट सेंड करता है, इट सेंड रिक्वेस्ट टू द डीएमए कंट्रोलर. अब सीपीयू क्या करता है, जब भी आपको क्या करना है, डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करवाना है, तो सीपीयू ऑलवेज इनिशियलाइज, सीपीयू क्या करता है, इनिशियलाइज करता है डीएमए को. इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, तो हम नॉर्मली पहले क्या करते थे कि जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, सी डेटा ट्रांसफर किनके बीच में होता है, डेटा ट्रांसफर इज बिटवीन द आईओ एंड मेमोरी. तो इसके बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिशन का काम होता है, ठीक है, सो डेटा ट्रांसफर करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग दैट रिसोर्सेज, वी कैन से दैट सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल. बट सीपीयू अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देता है, डीएमए कंट्रोलर को. व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम मेनली सीपीयू को क्यों यूज करते हैं, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम. सो सीपीयू का मेनली जो मेन पर्पस है वो हम क्या चाहते हैं कि सीपीयू मैक्सिमम टाइम अपना कहां पे दे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में दे, और मिनिमम टाइम कहां पे दे, इस डेटा ट्रांसफर में दे. तो सीपीयू का यहाँ पे हमने सिर्फ कितना काम किया कि सीपीयू अब डीएमए को इनिशियलाइज करेगा. इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है, अपने जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज वो किसको दे देता है, डीएमए को दे देता है. तो जितने भी रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी, वो सारे रिसोर्सेज वो किसको दे देता है,
डीएमए कंट्रोलर को दे देता है। इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन। आफ्टर इनिशियलाइजेशन नाउ डीएमए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन आईओ एंड मेमोरी। तो अब आईओ डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? डीएमए कंट्रोलर की हो गई। तो डीएमए कंट्रोलर अब क्या करता है? दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करवाता है। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी, अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि आफ्टर इनिशियलाइजेशन, जैसे ही इनिशियलाइज हमने कर दिया, आफ्टर इनिशियलाइजेशन व्हाट वी कैन से, अब जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो सीपीयू क्या कर देता है? डीएमए कंट्रोलर को टर्मिनेट कर देता है। सो इट टर्मिनेट द डीएमए कंट्रोलर। अब टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? सो वी कैन से दैट द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन इज जितने भी रिसोर्सेज उसने डीएमए कंट्रोलर को दिए थे फॉर द डेटा ट्रांसफर, वो सारे रिसोर्सेज वो क्या कर लेता है? वापस ले लेता है। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज द वर्किंग ऑफ डीएमए। इस तरीके से आपका डीएमए कंट्रोलर क्या करता है? काम करता है। सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियलाइजेशन में सीपीयू का टाइम जा रहा है, टर्मिनेशन में सीपीयू का टाइम जा रहा है, लेकिन दैट होल डेटा ट्रांसफर इज इन प्रेजेंस ऑफ डीएमए कंट्रोलर। सो इस पूरे टाइम पे सीपीयू अपना क्या कर सकता है? एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर भी हमें मिल जाएगा, एज वेल एज सीपीयू कैन डू इट्स कंप्यूटेशन टास्क। तो सीपीयू को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द बेनिफिट ऑफ डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, नाउ यू शुड रिमेंबर वन थिंग, ये जो डीएमए ऑपरेशन होता है ये बेसिकली 3 डिफरेंट मोड्स में होता है। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स इन डीएमए, इज नोन एज बर्स्ट मोड, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंटीन्यूअस डीएमए। द सेकंड इज अ साइकिल स्टिलिंग मोड एंड द थर्ड वन इज अ इंटरलीव्ड डीएमए। अब देखिए बर्स्ट मोड में क्या होता है, और हम अगर बात करें तो बर्स्ट मोड किस तरीके से परफॉर्म होता है। सो यू कैन सी हियर, सपोज टू बी we have a CPU, there is a DMA controller, there is IO devices, okay, CPU, DMA controller, IO devices, and here we can say that there is a memory. Okay, so see the point, IO devices want to transmit data. So DMA को उसने क्या किया? IO devices ने interrupt request send की। interrupt request जब send होती है तो CPU क्या करता है? CPU DMA को initialize कर देता है। ठीक है, now initialization मतलब उसने अपने resources किसको दे दिए? DMA को। अब DMA क्या करता है? in the presence of DMA IO devices transmit data और data transfer होता है। तो we can say that कि अब यहाँ पे सीपीयू का कोई रोल नहीं है इस डेटा ट्रांसमिशन में। सो सीपीयू इज फ्री फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सीपीयू इस डेटा ट्रांसमिशन के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत थी, ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड थे, तो सीपीयू ने वो रिसोर्सेज किसको अलॉट कर दिए? डेटा डीएमए कंट्रोलर को। सीपीयू उसका कंप्यूटेशन टास्क परफॉर्म करता है। सीपीयू नाउ कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए उसको इंस्ट्रक्शन I1 को एग्जीक्यूट करना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज थे उसने किसको दे दिए? डीएमए को, लाइक अ सिस्टम बस। तो अब बस किसके पास है? डीएमए के पास है। पहले सीपीयू इज अ बस मास्टर। बस मास्टर का मतलब क्या हुआ कि सीपीयू जिसे चाहे उसे बस दे सकता था। अब सीपीयू ने वो सारी पावर्स किसको दे दी? डीएमए को। नाउ डीएमए कंट्रोलर इज अ बस मास्टर। अब डीएमए क्या कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस बस डेटा ट्रांसफर उसने स्टार्ट कर दिया। Now we want to fetch that instruction. CPU को क्या करना है? प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन I1 क्या करना है? फेच करना है। So it want to perform instruction fetching. अब इंस्ट्रक्शन फेचिंग का मतलब क्या होता है? कंटेंट को कहां से रीड करना? They want to read content from memory and send that content to the IR register, and for that it require a bus that is called a system bus. इसको भी डेटा बस की जरूरत है मेमोरी से IR रजिस्टर में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। नाउ व्हाट वी कैन से, बस तो किसके पास है? डीएमए कंट्रोलर के पास है। तो अब सीपीयू क्या चाहता है? सीपीयू वांट इट्स बस, सीपीयू वांट्स इट्स रिसोर्सेज। तो क्या सीपीयू डीएमए से अपने रिसोर्स वापस ले सकता है? तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जो डीएमए है ये 3 तरीके के मोड में वर्क करता है। इफ डीएमए इज इन अ बर्स्ट मोड, तो burst mode says that in burst mode until the complete file or target file is transferred,
CPU does not get control on buses. Okay, that means valuable CPU time is waste, and this method is especially used for transferring large block of data. So you should remember one point, IO devices से मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है. अब अगर हम बात करें कि हमने CPU ने DMA कंट्रोलर यूज ही क्यों किया, ताकि वो उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए. बट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए उसको बसेस की जरूरत है, और बस तो उसने DMA को दे दी. अब DMA बस रिटर्न नहीं करता. कब तक रिटर्न नहीं करता? जब तक कि उसका पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाता. तो वी कैन से दैट कि जब तक डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तब तक CPU क्या है, आइडल है, क्योंकि वो कुछ काम कर ही नहीं पा रहा. अब आइडल है, काम नहीं कर पा रहा, तो अननेसेसरी हम क्या बोल रहे हैं, CPU का मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो गया. सो दैट इज अ बर्स्ट मोड. तो अगर बर्स्ट मोड में DMA को इनिशियलाइज किया हुआ है तो DMA रिसोर्सेज रिटर्न नहीं करेगा जब तक कि उसका डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो जाता. एट द प्लेस ऑफ दिस, इफ DMA वर्क इन अ साइकिल स्टिलिंग मेथड, तो इसमें क्या होता है, साइकिल स्टिलिंग मोड में क्या होता है, if CPU want to access its resources, या CPU को अपने resources चाहिए, so after every clock cycle if CPU want resources तो DMA को resources return करने होंगे, या CPU अपने resources क्या कर सकता है, वापस acquire कर सकता है. Got my point? So that is the concept of cycle stealing mode. तो cycle stealing mode में ये होता है. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि CPU को मैक्सिमम कितना वेट करना पड़ेगा. जैसे अगर सपोज टू भी डेटा ट्रांसफर करने में 100 क्लॉक साइकिल लगती है, तो बर्स्ट मोड में CPU को 100 क्लॉक साइकिल वेट करना है, कंप्लीट टाइम 100%. एट द प्लेस ऑफ दिस साइकिल स्टिलिंग मोड में अगर हम बात करें तो साइकिल स्टिलिंग मोड में CPU को मैक्सिमम कितना वेट करना है, 1 क्लॉक साइकिल वेट करना है. ठीक है, सो 100 क्लॉक साइकिल है, उसको मैक्सिमम वेट कितना करना है, 1 क्लॉक साइकिल. 1 क्लॉक साइकिल के बाद CPU अगर चाहे तो अपने रिसोर्सेज वापस ले सकता है. दैट इज कॉल्ड अ साइकिल स्टिलिंग मोड. Okay, and the third one is, we can say that it is an interleaved mode in which both DMA and CPU share the bus control time. DMA use buses for first clock cycle time and CPU use buses for the next clock cycle time and so on. तो इंटरलीविंग मोड में हमने क्या किया, एक क्लॉक साइकिल DMA को रन कर दो, एक क्लॉक साइकिल CPU को रन कर दो, लाइक दिस. तो 1 क्लॉक साइकिल के लिए वो अपने रिसोर्सेज क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं. ओके, सो दैट वुड बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस 3 different techniques. Got my point? Okay, so इस तरीके से ये क्या किया, इन्होंने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया. So in interleaved DMA, simply you should remember that point. In interleaved DMA, both DMA and CPU share the bus control time. DMA uses buses for the first clock cycle time and CPU uses buses for the next clock cycle time. So you should remember that particular point. Okay, now see here, if we are talking about, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो आपका DMA है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू जो हो रहा है, so if you need to calculate what is the total amount of time required to transmit data, total time कितना लग रहा है डेटा ट्रांसफर के लिए. So here what we can say that सबसे पहला टास्क तो आपको क्या करना है, तो CPU को क्या करते हैं, सबसे पहले DMA को इनिशियलाइज करता है. So DMA इनिशियलाइजेशन, प्लस द सेकंड इज DMA टर्मिनेशन. DMA इनिशियलाइज करना, DMA टर्मिनेशन प्लस डेटा ट्रांसफर करने में जो टाइम लगेगा, सो दैट इज अ डेटा ट्रांसफर टाइम. Out of this time, how much % of time your CPU is busy? CPU कितना busy है during this? So we can say that DMA को initialize करने का जो काम है, plus DMA termination का जो काम है, DMA initialization and termination, इसमें CPU busy है. So we can say that the percentage of time हमें निकालना है, तो simply DMA initialization per termination divided by total time multiply by 100, that is in terms of percentage. Percentage of CPU idle, कितनी देर CPU idle है, या फिर हम बोले कि how much % of time CPU is free ताकि वो उसका computation work कर पाए. So simply you can say that either you can do one thing, total 100 में से percentage of CPU busy को आप minus कर दीजिए. So we can say that much % of time your CPU is free.
या फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इफ यू नीड टू कैलकुलेट कि हाउ मच परसेंट ऑफ टाइम सीपीयू इज फ्री. So we can say that it is what will be the time required for data transfer. So data transfer जितनी देर हो रहा है वो time divided by हम लोग क्या कह सकते हैं total time. So that much percent of time your CPU is free multiply by 100, that is in terms of percentage. So we can use that particular way. Okay. अब देखिए बेसिकली यहाँ पे आपसे जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं डीएमए के ऊपर वो इन्हीं पॉइंट्स पे बनते हैं कि हाउ मच परसेंट ऑफ टाइम योर डीएमए इज फ्री या हाउ मच परसेंट ऑफ टाइम योर डीएमए इज बिजी या फिर इट इज वर्क इन अ बर्स्ट मोड, इट इज वर्क इन अ साइकिल स्टिलिंग मोड, तो वो किस तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा. So see the point, what we can say, अगर burst mode में see here, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं. Suppose to be there is an example to transfer a file, DMA require 10 clock cycle. Okay, if DMA is work in burst mode, so how much percent of time CPU need to wait to access the resources. What we can say कि पूरे 10 clock cycle ही यूज उसको रखना पड़ेगा. So we can say that 100% जब तक कि आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो जाता पूरे 10 क्लॉक साइकिल तक सीपीयू वर्क करेगा क्योंकि वेट करेगा क्योंकि वो बर्स्ट मोड में वर्क कर रहा है. इफ साइकिल स्टिलिंग मोड, साइकिल स्टिलिंग में हम क्या कह रहे हैं मैक्सिमम वेट कितना होता है 1 क्लॉक साइकिल के लिए. टोटल कितने क्लॉक साइकिल में डेटा ट्रांसफर हो रहा है 10 क्लॉक साइकिल में. Multiply by 100, that is in terms of percent. So here we can say that only 10% of time CPU को क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा. तो 10% CPU is waiting out of the total transmission time. Got my point? So total transmission time में इतना उसको वेट करना है. क्लियर है? Now see here, अब आपका जो क्वेश्चन बर्स्ट मोड का अगर दिया हुआ है तो बर्स्ट मोड में अगर आपसे पूछा है suppose the information given is like that, DMA को इनिशियलाइज करने का टाइम, DMA इनिशियलाइजेशन टाइम आपको दिया हुआ है सपोज इट इज 1000 क्लॉक साइकिल. DMA टर्मिनेशन टाइम, DMA को टर्मिनेट करने में जो टाइम लगता है suppose it is 500 clock cycle. Okay, and आपको जो स्पीड दी हुई है प्रोसेसर की, the speed of processor is in terms of supposed to be हम क्या बोलते हैं कि हम if we are using a particular processor supposed to be speed जो दी है speed of processor is in terms of megahertz. Suppose it is 50 megahertz, तो 50 megahertz का आपका प्रोसेसर है. So आपसे पूछा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ टाइम सीपीयू इज बिजी, वी आर डूइंग दैट वर्क इन अ बर्स्ट मोड. ओके, बर्स्ट मोड के अकॉर्डिंग निकालना है. एंड व्हाट वी आर एज्यूमिंग दैट वी नीड टू ट्रांसमिट द डेटा दैट ऑफ साइज इज 4 KB. So we need to transmit 4 KB data. Assume that data transfer rate is 2000 kbps. So जो डेटा ट्रांसफर रेट होगा वो कितना होगा 2000 kbps होगा. ओके, so 2000 किलोबाइट पर सेकेंड इज डेटा ट्रांसफर रेट.
नाउ सी द पॉइंट व्हाट वी कैन डू. सो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं. हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू बिजी. तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे कैलकुलेट कर लें. वी कैन कैलकुलेट कि इनिशियलाइजेशन का टाइम कितना लग रहा है. हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियलाइजेशन. सो आई टाइम और वी कैन से दैट इनिशियलाइजेशन टाइम. सो 1000 क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल टाइम कितना होगा? सो इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ प्रोसेसर. सो 1/15 to 10 to the power 6 दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड. 50 मेगाहर्ट्ज है तो हम ये लिख सकते हैं. सो वी कैन से दैट ऑन कैलकुलेशन इट बिकम 20 माइक्रोसेकेंड. सो 20 माइक्रोसेकेंड का टाइम लगेगा. टर्मिनेशन टाइम. सो टर्मिनेशन टाइम हम कितना कह सकते हैं? 500 into 1 clock cycle time, it is 1/15 to 10 raised to 6. So we can say that how much it is. So we can say that it become 10 microsecond. So 10 microsecond time इसको लग जाएगा. अब डेटा ट्रांसफर टाइम. सो वी कैन से दैट कि 2000, देखिए डेटा ट्रांसफर टाइम कैसे निकालेंगे? 2000 KB, 2000 किलो, सपोज दैट इज इन टर्म्स ऑफ बाइट. जो रिजल्ट आपको दिया है डिफॉल्ट 2000 किलो बाइट्स. सो 2000 किलो बाइट्स वी कैन ट्रांसफर इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं. सो 1 K बाइट हम कितनी देर में ट्रांसफर कर पाएंगे? तो वी कैन से दैट 1 KB बाइट वी कैन ट्रांसफर इन 1/2000 दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड. ओके, दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बाइट. सो आपको क्या करना है? 4 KB ट्रांसफर करना है. तो 4 KB ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा? So we can say that 4/2000 second. So it is equivalent to 2 millisecond. तो 2 millisecond time हमें लगा. So if we need to calculate, the time, percentage of time the CPU is busy. तो simply आपको क्या करना है? You can do percentage CPU busy निकालना है. So simply initialization plus termination time. So 20 plus 10, that is in terms of microsecond, divide by 20 plus 10. These two results are in terms of microsecond, plus we can say that the 2 that is in terms of millisecond, multiply by 100 that is in terms of percentage. So your answer is approximately 1.5%. So we can say that 1.5% time your CPU is busy. Got my point? Thank you. Organization, DMA. So try to solve question number 1. So हम first question देखें. तो first question is about a hard disk with a transfer rate of 10 Mbps. 10 Mbps we can say that 10 into 10 raised to 6 bytes we can transfer in 1 second. So a hard disk with a transfer rate of 10 Mbps is constantly transferring data to memory using DMA. The processor run at 600 megahertz. 600 into 10 to the power 6 hertz. ये आपको प्रोसेसर की स्पीड दी हुई है. Got my point? So we can say that with the help of this speed we can calculate the clock cycle time. So we can say that 1 clock cycle time, एक clock cycle time किस पे डिपेंड करता है? Depends on the speed of processor. So 1/600 into 10 raised to 6 that is in terms of second. So what we can say? We can say that it is 1/600 microsecond. Got my point? Now DMA takes 300 and 900 clock cycle to initialize and complete DMA transfer. तो जो प्रोसेसर है उसको 300 क्लॉक साइकिल लगता है इनिशिएट करने में. So we can say that the initialization time is simply how much? 300 into 1/600 microsecond. Okay, so 300 into 1/600 microsecond is simply we can say that 0.5 microsecond. So 0.5 microsecond ये लग रहा है. टर्मिनेशन टाइम की अगर मैं बात करूं तो टर्मिनेशन टाइम कितना हो गया? 900 into 1/600 microsecond. So how much it is? We can say that it become 1.5 microsecond. So total time कितना हो जाएगा आपका? So we can say that initialization per termination, the total time is, total time कितना हो जाएगा आपका? तो total time के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? Initialization time plus termination time plus data transmission time.
तो डेटा ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो हाउ मच बाइट वी नीड टू ट्रांसमिट, 20 kb। तो देखिए इस स्पीड से हम लोग निकाल सकते हैं कि 10 × 10⁶ जो बाइट है वो 1 सेकेंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो 20 kb डेटा कितनी देर में ट्रांसमिट किया जाता है, 20 × 10⁻³ बाइट we can transmit in, simply with the help of this you can calculate 1 byte data transmission में कितना टाइम लगेगा। so 1 byte data we can transmit in 1 byte 10 × 10⁶ सेकेंड, इतनी देर में ट्रांसमिट कर सकते हैं। so इतना डेटा ट्रांसमिट कितनी देर में होगा, so we can say that much data we can transmit in 20 × 10⁻³ divided by 10 × 10⁶, ओके इतनी देर में हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो दैट रिजल्ट दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। सो व्हाट वी कैन से दैट इट बिकम 2 मिलीसेकेंड। तो 2 मिलीसेकेंड आपका ये टाइम आ गया। आपने इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। आपसे पूछा है कि हाउ मच % ऑफ टाइम सीपीयू इज कंज्यूम, मतलब सीपीयू कितनी देर बिजी है ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। सो वी कैन से दैट इनिशियलाइजेशन टाइम प्लस टर्मिनेशन टाइम, दिस टू टाइम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसेकेंड, ये माइक्रोसेकेंड में दिए हुए। So we can say that it is 2 microsecond divided by 2 microsecond plus 2 millisecond multiply by 100, that in terms of percentage. So on calculation we can say that it is approximately 0.1%. So your answer is 0.1% of time your CPU is busy during this operation. So your answer is 0.1%. Got my point? Now try to solve question number second. So second question हम अगर देखें तो क्या लिखा है, on a non-pipelined sequential processor a program segment which is a part of interrupt service subroutine is given to transfer 500 byte from a IO device to memory. So total कितनी bytes transfer हो रही है, 500 bytes। कहाँ से, IO device से memory पे। We can say that is a code to transmit that particular 500 bytes from IO to memory. Assume that each statement in this program is equivalent to a machine instruction which take 1 clock cycle to execute if it is non-load store instruction. So देखिए अगर load और store instruction नहीं है तो वो 1 clock cycle लेता है। Got my point? So initialize the address register, initialize the count to 500, load a byte, स्टोर। देखिए ये लोड है और ये स्टोर है, तो इनको छोड़ के जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है वो 1 क्लॉक साइकिल लेता है। लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस टेक 2 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट। सो लोड इंस्ट्रक्शन को 2 क्लॉक साइकिल लगता है, स्टोर इंस्ट्रक्शन को भी कितना लगता है, 2 क्लॉक साइकिल लगता है। द डिजाइनर ऑफ द सिस्टम ऑल्सो हैव एन अल्टरनेट अप्रोच ऑफ यूजिंग डीएमए। अब डिजाइनर ने एक अल्टरनेट अप्रोच भी यूज की है, वो क्या किया हुआ है, डीएमए कंट्रोलर का यूज करना। DMA controller required 20 clock cycle for initialization and other overhead। तो ये जो initialization है इसमें DMA कितना टाइम लेता है, 20 clock cycle लेता है। And in each DMA transfer cycle takes 2 clock cycle to transmit 1 byte। तो एक बाइट को ट्रांसमिट करने में इसको कितना टाइम लगता है, 2 clock cycle टाइम लगता है। So we need to calculate what is the approximately speed up ratio when DMA controller based design is used as well as interrupt driven based design is used। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर interrupt driven design हम लोग यूज करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। So interrupt driven में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना है, प्लस अगर हम लोग बात करें तो डीएमए के केस में डीएमए को कितना टाइम लगेगा, हमें दोनों चीजें देखनी है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है, इनिशियलाइज द एड्रेस रजिस्टर, है ना। आपको सबसे पहले एड्रेस रजिस्टर इनिशियलाइज करना है, उसके बाद काउंट की वैल्यू को 500 पे इनिशियलाइज करना है। एंड यू कैन सी हियर आफ्टर दिस टू इनिशियलाइजेशन देयर इज अ लूप and that loop consists multiple instruction। ये loop कितनी बार रन होगा, so we can say that in this loop only 1 byte is transfer। तो initialization और जो आपका count value को 500 पे initialize करना है वो टाइम we can say that they both require only 1 clock cycle। तो 1 clock cycle में देखिए आपका ये काम हो जाएगा। interrupt driven की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट एक क्लॉक साइकिल में ये काम कर दिया 1 प्लस 1 क्लॉक साइकिल में ये काम कर दिया 1 प्लस ये लूप आपका 500 टाइम्स रन होने वाला है। क्यों 500 टाइम्स रन होने वाला है, आप देख सकते हैं कि हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट को डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1
और काउंट आपने किससे इनिशियलाइज किया है 500 से. सो वी कैन से दैट कि ये लूप जब कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है तो एक बाइट ट्रांसफर हो जाती है आपकी. ठीक है, तो आपको लोड करने में 2 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं. सो वी कैन सी हियर 500 से हमें मल्टीप्लाई करना है 2 क्लॉक साइकिल, प्लस स्टोर करने में भी 2 क्लॉक साइकिल लगेगा. अदर ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म इन 1 क्लॉक साइकिल. सो द रिमेनिंग इज 1 + 1 + 1. So how much it is? We can say that 4, 5, 6, 7. So 7 into 5 plus 1, 1. So we can say that it become 3520. So that much clock cycle required in case of interrupt driven. DMA की बात करें तो DMA कह रहा है 20 क्लॉक साइकिल तो इनिशियल सेटअप में लगता है. तो ये जो इनिशियलाइजेशन का काम है ये 20 क्लॉक साइकिल में हो गया. क्लियर है? इसके बाद जो रिमेनिंग ऑपरेशन है तो वो बोल रहा है कि हर बाइट को ट्रांसमिट करने में 2 क्लॉक साइकिल का टाइम लग रहा है. तो 2 into 500 हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं. सो दैट कंप्लीट टास्क वी कैन परफॉर्म इन 2 क्लॉक साइकिल यूजिंग DMA. सो इट बिकम 1020. तो सिंपली आपने क्या किया 3502 को डिवाइड कर दिया 1020 से. सो 3502 को अगर हम 1020 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन से दैट आवर आंसर इज 3.4. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, सो 3.4 में आप आपका काम कर सकते हैं. तो ऑप्शन ए क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट हो गया. गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज द वे टू परफॉर्म द ऑपरेशन. इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DMA कंट्रोलर. तो ये आपका स्पीड अप रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका है. गॉट माई पॉइंट? नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. सो वी कैन सी हियर इन थर्ड क्वेश्चन इट इज अबाउट the correct matching of the following pairs. कुछ pairs आपको दिए हुए, you need to find out what would be the correct matching for this. Okay, so see the point. What we can say in that condition, list one as a DMA IO, high speed RAM, cache, disk, interrupt IO, printer, conditional code, ALU register. आपको मैच करना है. ठीक है, सो वी कैन से दैट कि केशे क्या है, हाई स्पीड रेम है. तो क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 1. सो क्यू के करस्पॉन्डिंग 1 आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में ही आ रहा है. पी के करस्पॉन्डिंग 2. DMA IO किसके करस्पॉन्डिंग होता है, डिस्क के करस्पॉन्डिंग. ओके, एज वेल एज वी कैन से दैट हियर इंटरप्ट IO corresponding to this it is printer. ओके, प्रिंटर जनरली इंटरप्ट IO से हम कनेक्ट कर सकते हैं. कंडीशनल कोड इज करस्पॉन्डिंग टू द ALU रजिस्टर. तो DMA IO ऑपरेशन जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका, वी कैन से दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द डिस्क एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द हाई स्पीड रेम. सो बी इज करेक्ट आंसर. गॉट माई पॉइंट? नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए हम लोग रीड करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the size of data count register of DMA controller is 16 bits. 16 bits DMA controller की size है. The processor need to transfer a file of size 29154 kilobytes from the disk to main memory. Now we are assuming that ki main memory is byte addressable. The minimum number of times DMA controller needs to get the control of system bus from the processor to transfer the file from the disk to मेन मेमोरी. तो टोटल DMA को कितनी बार सिस्टम बस से जो प्रोसेसर है उससे सिस्टम बस को लेना पड़ेगा टू परफॉर्म दिस ट्रांसफर. सो हम देख सकते हैं कि डेटा काउंट रजिस्टर की साइज कितनी है 16 बिट. तो कहने का मतलब है 2⁻16 दैट मींस 64 KB बाइट वी कैन ट्रांसफर इन सिंगल टाइम. एक बार में हम 64 KB डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. हमें कितना डेटा ट्रांसमिट करना है, वी नीड टू ट्रांसमिट 29154 बाइट्स. इतना डेटा हमें ट्रांसमिट करना है. एक बार में हम 64 KB बाइट ट्रांसमिट कर सकते हैं. सो कितनी बार आपको DMA जो प्रोसेसर है उससे डेटा बस का कंट्रोल लेना होगा, तो सिंपली दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 456. सो योर आंसर इज 456. ओके, थैंक यू.